चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में एक न्यूज़ आई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। बताया जा रहा है इसकी बढ़ी हुई क्षमता के साथ में उड़ीसा तट से सफल परीक्षण इसका किया गया है। ठीक है, सफल इसका ट्रायल लिया गया है, टेस्टिंग हुई है। कहाँ से की गई है? उड़ीसा से। बताया जा रहा है इसको हमारे देश में ही बनाया गया है और भी बेहतर क्षमता इसने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण 20 जनवरी 2022 को हुआ था सुबह 10:30 बजे। जगह का नाम है उड़ीसा का चांदीपुर तट है। एकीकृत परीक्षण रेंज है ये, यहीं से इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया। बताया जा रहा है ये जो परीक्षण है डीआरडीओ की टीमों के साथ में मिलकर किया गया था। इस मिसाइल परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल मिशन के सभी उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो गए और इसका जो प्रक्षेप पथ था ना, उसी प्रक्षेप पथ का इसने अनुसरण किया है। अब बात आ जाती है कि हमने आखिर इसकी निगरानी कैसे करे थे। तो इसकी निगरानी हमने किए थे इस टेस्टिंग की। ये पूर्वी वाला जो तट है और डाउन रेंज जहाज़ों पर तैनात टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी सेंसरों द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। बताया जा रहा है डीआरडीओ और रसिया की एनपीओएम संस्था की टीमों ने परीक्षण में पार्टिसिपेट किया था। डीआरडीओ और रसिया की एनपीओएम के बीच में संयुक्त रूप से उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस समुद्र में और ज़मीन के ऊपर निर्धारित लक्ष्य पर इसकी प्रभावशीलता और घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली और अनेक क्षमताओं से युक्त ब्रह्मोस को लगातार उन्नत बना रहा है। और कुछ यदि हम बेसिक जानकारी की बात करें तो बताया जा रहा है इससे पहले 11 जनवरी को भारत ने इस आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए वेरिएंट का परीक्षण किया था। भारत की नेवी ने इसे गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत में सफल परीक्षण करा। डीआरडीओ ने बताया था कि मिसाइल ने जो भी टारगेट है उसको पूरा कर लिया है। इस मिसाइल में 290 किलोमीटर की क्षमता की तुलना में 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार करने की पूरी क्षमता है। इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का परीक्षण भी लगातार सटीक रहा है जो इसे सफल मिसाइल बनाता है। इस प्रोजेक्ट में मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया जा रहा है। यही वजह है कि इस मिसाइल से पड़ोसी देश सतर्क रहते हैं। आगे बताया जाता है कि ये मिसाइल है हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने का काम करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या फिर ज़मीन से भी छोड़ सकते हैं। जल, थल और वायु सीमा में यही वजह है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रेनियो और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर के इसका विकास करा है। ये रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, ब्रह्मोस नाम क्यों दिया गया है? ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया। रूस इस परियोजना में लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, वहीं फ्लाइट गाइडेंस और नेविगेशन को भारत खुद विकसित कर रहा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे जो कि इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन को बताती है। सामाजिक आवास इकाई परियोजना, ठीक है, एक कॉलेज की स्थापना और एक सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है पीआईबी से। सबसे पहले सोशल आवास इकाई परियोजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने आज संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन करा था। तो इस परियोजना को भारत और मॉरिशस के बीच में जीवंत विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है इसके अलावा अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट वाला एक सौर पीवी फार्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पर। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं को
वर्चुअली शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका शिलान्यास किया गया था। बताया जा रहा है इनका निर्माण भी भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाना है। ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। मॉरिशस में ये कार्यक्रम मॉरिशस के पीएमओ परिसर में कैबिनेट मंत्री रहे और मॉरिशस गवर्नमेंट के वरिष्ठ ऑफिसर सहित गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सर्विस कॉलेज परियोजना के विशेष महत्व को बताया और मिशन कर्मयोगी से जुड़ी सीख को साझा करने की पेशकश करी। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, इस पहल को भी इन्होंने स्मरण किया जिनको मोदी ने 2018 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में सामने रखा था। सोलर स्कीम की यदि हम बात करें तो 8 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना के अंतर्गत हर साल 14 GWH हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए 25,000 पीवी सेल की स्थापना की गई है। इस परियोजना से लगभग 10,000 मॉरिशस परिवार को बिजली मिलेगी और लगभग हर साल 13,000 टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा प्रीवियस कुछ ऐतिहासिक बातें बताई जाती, जैसे कि 2016 में क्या क्या हुआ। तो भारत ने मई 2016 में मॉरिशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज SEP के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान दिया था, ग्रांट दिया था, ठीक है, ताकि मॉरिशस की गवर्नमेंट जो 5 प्राथमिक काम निर्धारित करी थी वो कर सके, जैसे कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट का भवन बनाना है, नया ENT अस्पताल बनाना है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को डिजिटल टैबलेट देना है और सोशल आवास परियोजना। तो वो सोशल आवास परियोजना आज न्यूज़ में आई है। कॉलेज की यदि हम बात करें तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा के दौरान 2017 में एक समझौता हुआ था। तो रेडुइट में स्थित सिविल सर्विस कॉलेज परियोजना को 4.74 मिलियन डॉलर की ग्रांट के माध्यम से पैसा इंडिया दिया। बनने के बाद ये मॉरिशस के ऑफिसर्स को कई सारी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार और कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा एक मेट्रो एक्सप्रेस और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अन्य परियोजनाओं के लिए दोनों ये जो परियोजना इनको मिला करके देखा जाए तो 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोन देंगे। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में नए ENT अस्पताल की बात करें तो 2019 में मोदी और प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में जो नया अस्पताल है ना उसका वर्चुअली उद्घाटन करा था। इसके अलावा जुलाई 2020 में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअल उद्घाटन करा था। भारत और मॉरिशस के बीच साझा इतिहास, वंशावली, संस्कृति और भाषा के माध्यम से काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं द हिंदू से न्यूज़। तो इसमें फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने नीट के एग्ज़ाम में जो OBC को आरक्षण दिया जाता है 27% का, उसको सही ठहराया है और उसको जारी रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UG और PG चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट में अखिल भारतीय कोटा सीटों में OBC के वास्ते 27% आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योग्यता को प्रतिस्पर्धी परीक्षा में मतलब नीट के एग्ज़ाम में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषा तक कमतर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ समान अवसर प्रदान करती है। इसका मतलब ये है आप आरक्षण दे रहे हो, इसका मतलब जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो भी उन लोगों के बराबर हो सके जो शुरू से ही मजबूत रहे हैं। तो अभी जो मौजूदा शैक्षणिक वर्ष चल रहा है इसके लिए मौजूदा कोटा पर
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति को सही ठहराते हुए पीठ कहती है, हम अभी महामारी के बीच में हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर की भर्ती में किसी भी तरह की देरी कोरोना का मैनेज करने के लिए उसकी जो क्षमता है प्रभावित करेगी। इसलिए एडमिशन में किसी और देरी से बचने के लिए तुरंत काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति देना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 16(4), 15(4) और 15(5) ग्रुप में पहचान के लिए इस्तेमाल होता है और यह आरक्षण नीति की तार्किकता में कोई बदलाव नहीं लाता है। और 27% रहा किसके लिए? ओबीसी का, 10% रहा जनरल कैटेगरी वाले गरीब लोगों के लिए। एक न्यूज़ आई है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंगनाथन जिनकी डेथ हो गई है उनसे रिलेटेड। ठीक है, बताया जा रहा है ये जुडिशियल सर्विस से 1992 में रिटायर हो गए थे। संस्कृत के ये छात्र रहे थे। Former Supreme Court Judge S. Ranganathan died at his residence in Chennai on Thursday. He was 94। 94 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनका रेजिडेंस चेन्नई, यहीं पर इनकी डेथ हुई। बताया जा रहा है चेन्नई में 31 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। He had pursued his education at PS High School followed by higher education at Presidency College and Government Law College in Chennai। PS हाई स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी, फिर हायर एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज से, इसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी चेन्नई में। इसके बाद इसमें बताया जाता है इन्होंने इनरोलमेंट लिया काउंसिल बार में। ठीक है, बार काउंसिल 1952 में। ठीक, एंड कमेंस्ड हिज लीगल प्रैक्टिस बिफोर ज्वाइनिंग द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ITAT में ज्वाइनिंग करने से पहले इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कमेंसिंग किया लीगल प्रैक्टिस एज इट्स जुडिशियल मेंबर इन 1964। फिर ITAT के मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद इसमें बताया जाता है इन ड्यू टाइम, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, करेक्ट टाइम पर, ये आगे कहना चाहिए प्रमोशन हुआ है इनका। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ITAT and got elevated as judge of दिल्ली हाई कोर्ट इन 1977। फिर क्या होता है? मिस्टर रंगनाथन बीकेम ए सुप्रीम कोर्ट जज इन 1987 एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1992। 1987 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं और 1992 में ही रिटायर हो जाते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज ए मेंबर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड देन चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग टिल 1997। लॉ कमीशन के क्या रहे? मेंबर रहे। इसके अलावा चेयरमैन रहे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग 1997 तक। ही वाज द रिवाइजिंग एडिटर ऑफ 2 एडिशन ऑफ संपत, ठीक है, अयंगर लॉ इनकम टैक्स। बताया जा रहा है हिज इंटरेस्ट वर आल्सो इन द फील्ड ऑफ संस्कृत एंड ही वर्कड ऑन मेघदूतम एंड श्री हमसा संदेशम, ए पैरेलल स्टडी एंड आल्सो ऑन सुंदरा कांडम ऑफ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इसके बाद वाली न्यूज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से सीधा सीधा रिलेट करती है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की प्लानिंग है वो रैंकिंग प्रोवाइड करेगी स्टेट को, ड्रॉस आयर, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई। इट डज नॉट इंटेंड टू हैसन ग्रीन क्लियरेंस, ऐसा ऑफिशियल लोगों का कहना है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया है हैस्टन, इसका मतलब हम देख लेते हैं, जल्दी करना या फिर जल्दबाजी करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप जो है ग्रीन क्लियरेंस जल्दी से जल्दी दे दो, जल्दबाजी में दे दो, कोई जांच पाँच पड़ताल मत करो, ना ही किसी को मुआवजा मिले, ना ही हम पर्यावरण को देख रहे हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। ए प्रपोजल बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू रैंक एंड इंसेंटिवाइज स्टेट, क्या क्या काम करेगी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री? राज्य सरकारों को रैंकिंग प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा उन्हें कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी।
कि वे कितने क्विकली इन्वायरमेंट क्लियरेंस देते हैं प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, हैज़ ड्रॉन फायर फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट, लेकिन पर्यावरण के जानकार इसका विरोध कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रेवेंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट रेगुलेशन। ये उल्लंघन करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन का, ऐसा पर्यावरणविदों का कहना है। A note to state by the Union Environment Ministry on 17 जनवरी spell out 7 criteria to rate state environmental impact assessment agency। ठीक है, तो एक एजेंसी है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, 17 क्राइटेरिया बताए गए हैं, 17 में से 7। ठीक है, तो इससे क्या क्या पता चलेगा? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑन ए स्केल ऑफ 7, SEIAA फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल बताए गेट्स 2 मार्क फॉर ग्रांटिंग ए क्लियरेंस इन लेस देन 80 दिन। 80 दिन से यदि आप कम टाइम ले रहे हो ग्रांट देने में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 105 दिन के अंदर काम कर दे रहे हो तो 1 मार्क मिलेगा। एंड नो मार्क फॉर मोर, 105 दिन से ज़्यादा दिन लगा रहे हैं आपको तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इफ़ लेस देन 10% ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर स्क्रूटनी प्रॉम्प्ट ए साइट विजिट बाई कमिटी मेंबर्स। ठीक है, प्रेरित करना, यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो वर्ड आया है, बताया जा रहा है इफ़ लेस देन 10% ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर स्क्रूटनी प्रॉम्प्ट ए साइट विजिट बाई कमिटी मेंबर टू एग्जामिन ग्राउंड कंडीशन, SEIAA वुड गेट 1 मार्क। ठीक है, अब बताया जाए मोर देन 20% ऑन द अदर हैंड वुड बी ए डीमेरिट और 0 मार्क्स। इसके बाद हम चलते फॉरेन वाले पेज में और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इसमें बताई गई है। बताया जा रहा है चाइना सैटेलाइट इन क्लोज इनकाउंटर विथ रसियन डेब्रीज। एक दूसरे के सैटेलाइट हैं, इनकाउंटर हो सकते हैं। रसिया का जो था ना, उसने अपने उसको कचरा को छोड़ दिया है सैटेलाइट वाला, तो उसी के संपर्क में आ सकता है चाइना का सैटेलाइट, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। ए चाइनीज सैटेलाइट हैड ए नियर कोलिजन with one of the many chunk of debris left by the fallout of recent Russian anti-satellite missile test, ऐसा स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है। Moscow blew up one of its old satellite in November in a missile test that sparked international anger because of the space debris it scattered around the Earth's orbit। वही बात यहाँ पर बताई जाती है, रसिया ने कुछ टेस्टिंग करा लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, तो उसका जो कचरा है अर्थ के ऑर्बिट में स्कैटर हो गया था। यूएस ऑफिशियल ने एक्यूज्ड किया, मतलब आरोप लगाया मॉस्को के ऊपर, कैरिंग आउट डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल स्ट्राइक that had created a cloud of debris and forced the International Space Station's crew to take evasion action। आगे बताया जा रहा है रसिया dismissed those concerned and denied that the space debris posed by any danger, but a new incident with a Chinese satellite suggested otherwise। रसिया का कहना है कि देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन द लेटेस्ट इनकाउंटर चाइनास सिंघुआ साइंस सैटेलाइट केम एज क्लोज एज 14.5 मीटर फ्रॉम ए पीस ऑफ डेब्रीज, द स्टेट रन ग्लोबल टाइम रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे। आगे बताया जाता है एक्सट्रीमली डेंजरस इवेंट हैपेंड ऑन ट्यूसडे, द रिपोर्ट एडेड, citing a social media post by Chinese space authorities that has since been removed। इसके बाद देखें बिजनेस वाले पेज से, तो बताया जा रहा है इंडिया रेटिंग्स पेक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 जीडीपी ग्रोथ 7.6%। 2023 में कैसे रहेगी जीडीपी ग्रोथ उसका अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। एजेंसी एक्सपेक्ट फिजिकल डेफिसिट 5.8% से 6%।
फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकता है हमारा, 5.8 से लेकर के 6% रह सकता है। जीडीपी की ग्रोथ रहेगी लगभग 7.5%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च थर्सडे के दिन इसने ये कहा है कि कंट्री का जो इकोनॉमी है ना इज़ लाइकली टू ग्रो बाय 7.6% इन 2022-23। द एजेंसी सेड द इकोनॉमी विल शो ए मीनिंगफुल एक्सपांसन आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years एज द रियल जीडीपी इन 2022-23 इज एक्सपेक्टेड टू बी 9.1% हायर देन दैट इन 19-20। कुछ तो हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रियल जीडीपी देख लेंगे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है उसको देख लेंगे। तो जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिसको रियल जीडीपी हम कहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर्स होता है। इसका मतलब ये है कि आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम में आपने महंगाई को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, महंगाई को शामिल किया है या नहीं किया है तो वो कहला जाएगी रियल जीडीपी, जो कि रिफ्लेक्ट करने का काम करता है द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर, ठीक है। किसी पार्टिकुलर टाइम में पीरियड के लिए हम जीडीपी की गणना करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर प्राइसेस and is often referred to as constant price GDP, inflation corrected GDP और constant dollar GDP, कई नाम से इनको जाना जाता है। इसमें बताया जा रहा है दिस इज डन यूजिंग द जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर का यूज़ इस टाइम गवर्नमेंट करती है। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर क्या काम करता है, इसको हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं, जो कि मेज़र करने का काम करता है चेंजेस इन प्राइस फॉर ऑल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। हमारे देश में जो भी वस्तु और सेवाओं के दामों में वृद्धि हो रही है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है डिफ्लेटर। और जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं ना तो डिफ्लेटर कभी यूज़ किया जाता है। बताया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालाइज ये प्रोवाइड करता है क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन जीडीपी विथ हेडलाइन डाटा स्टैटिक्स रिप्रेजेंटेटिंग रियल जीडीपी लेवल एंड रियल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो इंक्लूड द बीईए's क्वार्टरली रिपोर्ट अंडर द नेम करेंट डॉलर। अभी हाल ही में अपन ने एक न्यूज़ देखे थे जिसमें हमने ये देखे थे कि देखो इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को चेंज करना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। बताया जा रहा है ये जो एरिया है ना अब ज़्यादातर समुद्र में डूबने लगा है, इसी के चलते चलते वो अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा है। इससे बताया जा रहा है पर्यावरण का कंसर्न, क्योंकि न्यू जगह आप जहाँ जाओगे तो वहाँ आपको पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें उससे प्रभावित होने वाली हैं। और यहाँ की जो जगह ज़मीन को आप संरक्षण करते यहाँ पर रहते हुए, वहाँ तो आप कोई मेजरमेंट अब नहीं लोगे, कोई उपाय आप करने वाले नहीं हो। मतलब कि दोनों जगह ही इससे प्रभावित होने वाली है, दोनों जगह को ही खतरा है यहाँ पर। वाई इज़ इंडोनेशिया चेंजिंग इट्स कैपिटल सिटी? इज़ इट द फर्स्ट कंट्री टू मूव इट्स मेट्रोपोलिस? इंडोनेशिया आखिर क्यों चेंज कर रहा है अपना कैपिटल सिटी को? क्या ये पहली ऐसी कंट्री है जो कि मूव कर रही है इट्स मेट्रोपोलिस को? ये सारी बातें यहाँ पर जानने को हमको मिलेगी। बताया जा रहा 18 जनवरी की एक खबर है, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया था एक बिल को टू रीलोकेट द कंट्रीज कैपिटल फ्रॉम जकार्ता से न्यू सिटी टू बी बिल्ड ऑन आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो के आइलैंड में एक सिटी है नुसंतारा, यहाँ पर ये नई सिटी बनने वाली। जकार्ता सफ़र फ्रॉम ए रेंज ऑफ अर्बन प्रॉब्लम सच एज ओवर क्राउडिंग एंड पॉल्यूशन। दो दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है जकार्ता में, एक तो ओवर क्राउडिंग और दूसरी पॉल्यूशन। वन मेजर कंसर्न अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर वाज टाइड टू द फैक्ट दैट सिटी स्टैंड ऑन ए स्वैम्प ऑन आइलैंड ऑफ जावा एंड हैज़ बीन स्लोली सिंकिंग। सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ की। नुसंतारा लिटरली मीन्स आर्कियोपिलॉजी, लेकिन
also has a historical context referring to the entire region including Indonesia and rest of Southeast Asia। बताया जा रहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद जकार्ता। तो 2000 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट जोको विडोडो फर्स्ट अनाउंस दैट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता ऑन द आइलैंड ऑफ जावा which has served as national capital since Indonesia's independence, to a new city to be built in East Kalimantan on the island of Borneo। अभी जावा में है जकार्ता, अब जो नई राजधानी है वो बोर्नियो में बनने वाली है। सम 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जकार्ता अक्रॉस द जावा सी। जावा सी के अक्रॉस में आप जाओगे 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर ये जगह पड़ेगी। As visitors to Jakarta would attest, the teeming city has suffered from a range of urban problems। जकार्ता में कौन कौन सी समस्याएं? ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एंड पॉसिबली वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड रोड भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। वन मेजर कंसर्न अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर was tied to the fact that city, home to around 10 million people, stand on a swamp on the island of Java and has been slowly sinking। Studies have forecast that the entire city could sink by 2050 while flooding is recurring problem। फ्लड आती है 2050 में, ये जकार्ता डूब जाएगा ऐसा बताया जाता है। आगे इसके नामकरण की हम बात करें तो नुसंतारा इसका नाम आखिर रखा क्यों गया? द नेम लिटरली मीन्स आर्कीपिलॉजी, ठीक है, और आर्कीपिलॉजी का मतलब क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। द्वीप समूह, चारों ओर जल से घिरा हुआ, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द सी अराउंड देम, उसको हम कहते हैं आर्कीपिलॉजी, द्वीप समूह कहा जाता है। but also has a historical context referring to entire region including Indonesia and its neighbors in Southeast Asia। कुछ ऐतिहासिक बात भी यहाँ पर रही है, इसलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बात बताई जाती। द प्लानिंग मिनिस्टर का कहना है नुसंतारा इज़ ए यूनिटी कंसेप्ट दैट एकोमोडेट ऑल ऑफ आवर डाइवर्सिटी, ठीक है, सारी डाइवर्सिटी को यहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है, वेदर इन रेस, लैंग्वेज और एथनिसिटी, एंड द होप वाज फॉर द न्यू कैपिटल टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट एस्पायरेशन। द नेम नुसंतारा डेट्स बैक टू माजापहित, ए हिंदू एम्पायर दैट वाज बेस्ड इन जावा एंड रूल्ड फ्रॉम द लेट 13वीं 13 टू लेकर के 15 सेंचुरीज के बीच में एक हिंदू राजा है मजापहित, है ना, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है नुसंतारा। एट इट्स पीक इट्स रीच और इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड टूडेज इंडोनेशिया टू मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। न केवल इंडोनेशिया में राज करा, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने राज करा, इंक्लूडिंग ब्रुनोई एंड पार्ट ऑफ थाईलैंड एंड फिलीपींस। While the official explanation is that this connotes diversity, there has been some head scratching as to why President Widodo, who chose the name from a list of 80 suggestions, finally decided on one that referred not only to Indonesia but to entire region। बताया जा रहा है कि क्या इतिहास में ऐसी कोई घटना कभी और घटित हुई है कि अपनी कैपिटल को चेंज करना पड़ गया हो? तो ऐसा होते रहता है। स्टेट हैव शिफ्टेड कैपिटल फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ रीजन थ्रू आउट हिस्ट्री, फ्रॉम रीजन टू डू विद द वेदर कंडीशन, मिलिट्री प्राइड प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक, जस्ट पॉलिटिक्स हो सकता है। कजाकिस्तान और म्यांमार ऑफर टू रिसेंट एग्जाम्पल, हाल ही के 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो। 1997 में कजाकिस्तान शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम अलमाटी टू एस्टाना, लाइक मैनी न्यू कैपिटल ए प्लांट सिटी। देन एस्टाना वाज इटसेल्फ रीनेम्ड इन 2019 टू नूर सुल्तान।
in homage to long-term former President Nur Sultan Nazarbayev, currently facing ire of protesters amid the recent unrest. म्यांमार में 2005 का देख लो, शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम यंगून टू अनदर प्लांट सिटी, ठीक है, न्यापिडा. Strategic reasons were cited as one possible explanation for military regime's decision.